जैसा कि हम नगर निगम के परिषद के बारे में चर्चा कर रहे थे, आज हम मेयर, उपमेयर, समितियां, आयुक्त के बारे में चर्चा करेंगे। नगर निगम के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, इनके बारे में विशेषतः चर्चा करेंगे। तो मेयर निगम का अध्यक्ष होता है। निगम की परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामान्य और विशेष बैठकें बुलाई जाती हैं। कार्यकारी शक्तियों से वंचित किया गया है। मेयर को राजनीतिक नेतृत्व और नगरीय प्रशासन के कार्य संचालन का दायित्व नगर निगम के आयुक्त पर छोड़ा गया है। ये एक विशेष पेच है या इस तरह से कंट्रोवर्सी है कि नीति योजना नगर निगम के मेयर और उसकी परिषद बनाएगी, यानी परिषद एक विधानमंडल या कानून निर्माती संस्था के रूप में योजना बनाती है, विधान बनाती है, किंतु उसका क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त और उसके कर्मचारियों पर छोड़ा गया है। जो एक सरकार, जिसकी सरकार होती है, तो उसके और नगर निगम में दूसरी पार्टी का अगर मेयर है और शासन है तो उसके बीच में आपस में ठन जाती है, और सरकार का जो प्रतिनिधि है आयुक्त और नगर निगम का जो मेयर है या परिषद है, उसके बीच में काफ़ी विवाद होते हैं और द्वंद्व की स्थिति होती है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसकी ओर ध्यान देना भी आवश्यक है। किंतु ये एक ऐसा सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है कि काफ़ी परेशानी होती है। जब सरकार होती है तो उसका अगर बोर्ड बनता है, परिषद होती है, तब तो कोई समस्या नहीं आती, किंतु जब विपरीत दल की सरकारें होती हैं तो उस समय ये समस्याएं आती हैं। तो कार्यकारी जो शक्तियों से जो वंचित किया गया है, उसमें राजनीतिक नेतृत्व और नगरीय प्रशासन का जो कार्य संचालन का दायित्व है और नगर आयुक्त को सौंपा गया है। मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष है और उसके निर्वाचन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था को अत्यंत शक्तिहीन बना देती है। किंतु राजस्थान सरकार ने मेयर के कार्यकाल को 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, और राजस्थान में जितने भी जयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर नगर निगम हैं, उन नगर निगम में 5 वर्ष का निर्धारण है। और उसकी सीधी पहले पार्षदों के द्वारा ही उनमें से एक व्यक्ति को मेयर बनाया जाता था, किंतु वर्तमान में सीधा निर्वाचन किया जाता है। किंतु तत्पश्चात पूर्व में भाजपा सरकार ने फिर संशोधन किया, तो उसमें पार्षद का, मेयर का और उपमेयर का जो निर्वाचन है वह दोबारा पार्षदों में से ही एक को नियुक्त किया जाता है, एक को निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार से प्रोफेसर श्रीराम माहेश्वरी के सुझाव हैं, मेयर का कार्यकाल परिषद के समान किया जाए, विशेषतः बहुमत द्वारा अपने पद से हटाया जा सके, विशेष बहुमत द्वारा अपने पद से उससे हटाया जा सके। यानी मेयर का कार्यकाल जो परिषद का कार्यकाल है, किंतु राजस्थान, ये सौभाग्य है कि राजस्थान में परिषद बनी, तो उसमें परिषद का जो कार्यकाल 5 वर्ष है, वह मेयर का कार्यकाल भी 5 वर्ष है। किंतु देश के विभिन्न बड़े बड़े जो नगर निगम हैं, उसमें मेयर का कार्यकाल 1 वर्ष का निर्धारण किया गया है। किंतु 1 वर्ष वहाँ बड़े बड़े जो महानगर हैं, मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, मद्रास है, इन नगर निगमों में अलग समस्याएं हैं, इसलिए वहाँ किंतु पार्षद और परिषद में बराबर संतुलन नहीं बैठा सकता। इसलिए मेयर का कार्यकाल भी परिषद के कार्यकाल के समान होना चाहिए, किंतु ये राजस्थान में तो है। निगम आयुक्त की नियुक्ति के विषय में मेयर से संपर्क या परामर्श करके ही नियुक्त किया जाए, जिससे कि दोनों में आपस में द्वंद्व की स्थिति नहीं हो।
निगम आयुक्त जो भारतीय लोक सेवा का अधिकारी होता है या वरिष्ठ लोक सेवा का अधिकारी होता है, राज्य लोक सेवा का अधिकारी होता है, उसे नियुक्ति के समय मेयर से परामर्श करना होता है ताकि नगर निगम में किसी तरह का द्वंद्व की स्थिति नहीं हो। नगर आयुक्त की गोपनीय प्रतिवेदन मेयर द्वारा लिखी जानी चाहिए, किंतु राज्य सरकार उसका प्रतिवेदन एसीआर भरता है। निगम व राज्य सरकार के मध्य स्पष्ट पत्र व्यवहार मेयर के माध्यम से किया जाना चाहिए, किंतु नगर आयुक्त करता है। जयपुर नगर निगम या नगर पालिका अधिनियम 2009 में निर्वाचन संबंधी नियमों में संशोधन करते हुए निगम के मेयर और सभी निकाय निकायों अध्यक्ष और सभापति को न केवल जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनने का प्रावधान किया, किंतु उसका कार्यकाल परिषद के भांति 5 वर्ष की, किंतु फिर भी जनता द्वारा अब दोबारा संशोधन के द्वारा फिर वो जनता में से ही निर्वाचन, पार्षदों में से ही एक निर्वाचन किया जाना संभव हो सका। ये व्यवस्था किए जाने से जयपुर नगर निगम जैसे नगरीय निकायों में अजीब व विरोधाभासी स्थिति है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर तो किसी राजनीतिक दल का होता था, किंतु परिषद में किसी अन्य राजनीतिक दल का बहुमत होता था। तो एक द्वंद्व की स्थिति थी। इसको समाप्त करते हुए पूर्व की भांति पार्षदों में से जिसका पार्षद में बहुमत होता है वही मेयर बनाया। अभी जो चुनाव हुए हैं पिछले महीने, जो विगत माह जो चुनाव हुए हैं, उसमें भी इस तरह का निर्धारण किया गया है कि उन्हीं पार्षदों में से बोर्ड बनता है। उन्हीं पार्षदों में, जैसे जयपुर में ग्रेटर जयपुर और हेरिटेज जयपुर जो 2 नगर निगम है, जोधपुर में 2 उत्तर और दक्षिण, कोटा में 2 उत्तर और दक्षिण, इनका हाल ही में तीनों कोटा जयपुर जोधपुर में निर्वाचन हुआ। इनमें 2-2 नगर निगम में मेयर का स्थापना हुआ। अब जयपुर नगर निगम हेरिटेज में कांग्रेस का बहुमत था, इसलिए कांग्रेस का मेयर बना, और ग्रेटर जयपुर में बीजेपी भाजपा का बहुमत था और भाजपा का मेयर बना। किंतु अब राज्य सरकार जैसे के द्वारा नगर आयुक्त का जो नियुक्ति है वह है, या नगर आयुक्त की जो क्रियान्वयन की जो शक्ति है, वो सारा का सारा क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त पर है। तो वो आपस में सरकार और दल के बीच में इस तरह का कई बार द्वंद्व देखने को मिलता है। जब सरकारें एक होती हैं, एक दल की सरकारें या बोर्ड एक दल का होता तब तो नहीं होती, किंतु जब विपरीत दल की हो तब ये समस्याएं इंगित की जाती। नगर निगम मेयर के अतिरिक्त एक उप महापौर भी होता है। उप महापौर का निर्वाचन परिषद के पार्षदों द्वारा अपने महापौर की अनुपस्थिति में परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को संपन्न करता है। राजस्थान में स्थापित नगर निगम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में संशोधन के माध्यम से ही बनाए गए हैं। चूँकि इसके लिए पृथक से अधिनियम पारित नहीं किया, अतः महापौर, उप महापौर इत्यादि का कार्यकाल नगर निगम या नगर परिषदों की भांति अध्यक्ष की भांति 5 वर्ष निर्धारण किया है। और राज्य सरकार में नगर निगम का नया अधिनियम अभी कोई विचाराधीन नहीं है या नहीं बनाया गया है। राजस्थान में नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने हाल ही में 5 जुलाई 2010 को एक आदेश जारी करते हुए नगर निगमों में मेयर 1 करोड़ रुपए के खर्चों का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है। और मेयर को प्रति 10,000 प्रति माह भत्ता मिलता है, जो समय समय पर परिषद द्वारा तय भत्ता और वेतन प्रति माह भत्ता मिलता है। मेयर के कार्यकाल को अपीलीय न्यायालय के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, जो नगरीय प्रशासन की विभिन्न समितियों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सके। मेयर के अतिरिक्त एक
जो उपमहापौर की स्थिति है, उपमहापौर होता है जो मेयर महापौर की अनुपस्थिति में कार्य करता है, जिसका कार्यकाल भी 5 वर्ष निर्धारित है। अब तीसरा जो है नगर आयुक्त की व्यवस्था। नगर आयुक्त, जैसा कि पूर्व में व्यक्त किया गया कि नगर निगमों में विधायी और कार्यकारी शक्तियों में पृथक्करण किया गया है। विधायी और योजना की जो योजनागत कार्य हैं वह परिषद, मेयर, उप महापौर की पार्षद परिषद कर निर्धारित करती है, किंतु क्रियान्वयन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त पर छोड़ी गई है। तो विधायी शक्ति निगम की जो परिषद है में निहित है और कार्यकारी शक्ति उसके आयुक्त में निहित है, नगर आयुक्त। इस प्रकार नगर आयुक्त निगम की मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीओ होता है, इसे नगर पालक कहा जाता है। नगर आयुक्त का पद सर्वप्रथम 1888 में बम्बई नगर निगम में किया गया। जैसा कि 1687 में मद्रास में पहली नगर निगम स्थापित हुई, बम्बई 1888 में, कोलकाता 1951। इस प्रकार से 88 में जो बम्बई नगर निगम बनी उसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी की कल्पना की गई, जिससे स्वायत्त शासन की संस्थाओं में लोकतंत्र के साथ साथ कुशलता को भी सुनिश्चित किया जाए, जिसके बारे में एल डी वाइट ने जो मत व्यक्त किया है, क्या स्थानीय सरकारें लोकप्रियता के लोकतांत्रिक आधार के साथ साथ कुशलता के उच्च मापदंडों को बनाए रख सकती हैं। भारत में सर्वप्रथम सर फिरोज शाह मेहता ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित परिषद को शक्तियों पर इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से सीमा लगाने की आवश्यकता अनुभव की थी, और उन्होंने यह अनुभव किया था कि यदि कार्यकारी शक्तियां निर्वाचित परिषद को प्रदान की गई तो अव्यवस्था या अकुशलता का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा। इसलिए कुशलता के मापदंड को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी शक्तियों का एक कार्यकारी अधिकारी में निहित किया जाना आवश्यक है, और कालांतर में ये पद नगर आयुक्त के रूप में कहलाया गया, और ये पद अत्यंत उपयोगी पाया गया, जिसे सभी नगर निगमों ने अपने यहाँ बना लिया। किंतु विपरीत दल की सरकारें होती हैं तब ये एक समस्या आपस में ठनती है। यह आईएएस या सीनियर आरएएस होता है और अपने कर्तव्यों का प्रभावी निष्पादन में अगर असफल होता है तो वह उसे हटा भी सकती है। आयुक्त को पार्षदों की शिकायत के आधार पर भी राज्य सरकार हटा सकती है, किंतु राज्य सरकार विपरीत सरकार है तो एक तरह से आपस में विवाद की स्थिति हो जाती है। नगर निगम के आयुक्त की शक्तियाँ। वस्तुतः निगम आयुक्त की शक्तियाँ दो स्रोत हैं। ऐसी शक्तियाँ जो उसे नगर निगम के सृजनकारी अधिनियम द्वारा प्रदान की, द्वितीय ऐसी शक्तियाँ जो उसे परिषद और स्थायी समिति द्वारा प्राप्त होती है। वस्तुतः नगर आयुक्त को विविध प्रकार के कार्यों का निष्पादन करना होता है और उसके दायित्वों को अर्धविधायी और प्रशासनिक वित्तीय संबंधित क्षेत्रों में देखा जा सकता है। नई विधायी शक्तियाँ विधायी क्षेत्र में उसके दायित्व का प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, उन्हें अर्धविधायी दायित्वों की संज्ञा दी गई। निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते परिषद और उसके स्थायी समितियों में बैठक में भाग ले सकता है, उनमें मांगी गई सूचनाएं प्रदान करता है, अपने विचार भी व्यक्त करता है, और नीति संबंधी मामलों में अपने प्रशासकीय अनुभव के आधार पर अपना मत स्पष्ट करता है। और अनेक बार ऐसा होता है कि आयुक्त द्वारा व्यक्त विचारों और प्रदत्त सूचनाओं के आलोक में परिषद अपनी नीति विषयक प्रस्ताव उस दिशा में परिवर्तित कर लेती है जो व्यावहारिक दिशा में आयुक्त के विचारों में व्यक्त की जाती है। इस प्रकार विधायी कार्यों में भी नगर आयुक्त का महत्वपूर्ण सुझाव अगर है, परिषद मानती है तो वह सुझाव उसको स्वीकार करती है। नगर आयुक्त निगम की परिषद द्वारा निर्मित कानूनों के क्रियान्वयन के लिए उपनियम तैयार करता है, जो एक प्रकार का अर्धविधायी कार्य है। इसलिए परिषद की कार्रवाई में भाग लेने के
उपयुक्त संदर्भ में होते हुए भी उसे मतदान का अधिकार नहीं होता। प्रशासनिक कार्य, तकनीकी खामी की वजह से, सॉरी। तो प्रशासनिक जो कार्य हैं उसमें प्रशासनिक क्षेत्र में भी उनकी शक्तियां दी गई हैं। परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों, निर्मित कानूनों, स्वीकृति नियमों, उपनियमों का व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। परिषद की समस्त अधिकारी कर्मचारी उसके प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करते हैं। समस्त अधिकारी कर्मचारी के कार्यों और दायित्वों का न केवल विभाजन करता है अपितु उनके कार्यों और गतिविधियों पर पर्यवेक्षण नियंत्रण भी रखता है। कार्मिकों के समस्त कार्मिक मामलों के वेतन, भत्ते, अवकाश, पदोन्नति, प्रशिक्षण, अनुशासन, कार्रवाई, पेंशन और भविष्य निधि इत्यादि का निर्णायक निस्तारण भी वही नगर आयुक्त करता है। परिषद के क्षेत्र में आने वाली समस्त नियुक्तियां उसी के द्वारा की जाती हैं। एक निश्चित समय तक परिषद की संपत्ति के क्रय विक्रय का निर्णय भी कर सकता है। परिषद द्वारा अनुबंध पर कराए जाने वाले कार्यों का निर्णय भी वही करता है। अनेक ऐसे अधिकारियों और शक्तियों का वह अपने अधीनस्थों को प्रत्यायोजन भी करता है। किसी आपातकाल स्थिति में उचित निर्णय लेने के लिए वह अधिकृत है। वित्तीय कार्य, वित्तीय क्षेत्र में नगर आयुक्त का कर्तव्य होता है कि वह निगम का बजट अपनी देखरेख में तैयार करवाए, परिषद की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करे। परिषद में स्वीकृति हेतु उसे तभी प्रस्तुत किया जा सकता है कि जब निगम की स्थायी समिति उसे स्वीकार कर ले। ये दायित्व आयुक्त के द्वारा निभाए जाते हैं। बजट में किसी प्रकार के नए कर लगाने की यदि आवश्यकता है तो वह स्थायी समिति और परिषद को विश्वास में लेता है और आवश्यक अनुमोदन करवाता है, तभी वो नया कर निर्धारण किया जा सकता है। नगर आयुक्त की प्रशासकीय प्रशासकीय क्षेत्र में इतनी व्यापक शक्तियां हैं कि प्राय कार्य और व्यवहार में अनेक बार परिषद के संबंधों की समस्याएं उपस्थित हो जाती हैं। अगर विपरीत दल की सरकार है तब बड़ी समस्याएं हैं। वैसे परिषद और नगर आयुक्त के संबंध में प्राय स्पष्ट है, क्योंकि नीति विषयक निर्णय लेने और कानून बनाने का अधिकार शक्ति परिषद में निहित है और नीतियों और निर्णयों को कार्य रूप में परिणित करने के लिए जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करने का दायित्व है नगर आयुक्त का है। परिषद का यह दायित्व है। परिषद यह निश्चित कर सकती है कि नगर आयुक्त किसी निर्णय को क्रियान्वित करते समय किसी प्रक्रिया को अपनाएंगे, किस प्रक्रिया के अंतर्गत उस निर्णय का क्रियान्वयन होगा, ये परिषद तय कर सकती है। परिषद को नगर आयुक्त की प्रशासनिक कार्य प्रक्रिया को सीमित करने संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। नगर आयुक्त अपने प्रशासकीय कार्यों के निष्पादन के प्रति परिषद के प्रति उत्तरदायी है। परिषद में इस प्रकार की चर्चा हो सकती है, उसके द्वारा निर्धारित नीतियों को नगर आयुक्त किस प्रकार से क्रियान्वयन कर रहा है। नगर आयुक्त और परिषद के संबंध परस्पर सौहार्द और समझदारी का है, न कि तनाव का। किंतु जब विपरीत दल की सरकारें होती हैं, राज्य सरकार दूसरे दल की सरकारें होते हैं, बोर्ड किसी दूसरे दल का है, जैसे अभी ग्रेटर जयपुर में, हेरिटेज जयपुर में कोई समस्या नहीं, पर ग्रेटर जयपुर में भाजपा का बोर्ड बना है, तो उसमें राज्य सरकार के बीच में जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि के रूप में नगर आयुक्त लोक सेवा का अधिकारी होता है, वह विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए वस्तुतः नगर आयुक्त को विविध प्रकार के कार्यों का संपादन करना होता है। उसके दायित्वों को अर्धविधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधी क्षेत्रों में देखा जाता है। नगर आयुक्त के बारे में प्रोफेसर फेडरिक के शब्द, परिषद के लिए एक प्रकार से कार्यात्मक उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। परिषद के लिए एक प्रकार से क्रियान्वयन का या कार्यात्मक दृष्टि से कार्यात्मक क्षेत्र का उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। राजस्थान में तीनों नगर निगम के आयुक्त को मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नाम से जाना जाता है। सैद्धांतिक तौर पर उनके निगम के मेयर के
सामान्य निर्देशन में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि इस संबंध में जयपुर जैसे नगर में कतिपय विवाद के बिंदु भी मुखर हुए थे, और अभी जो स्थिति है ग्रेटर जयपुर में भाजपा का बोर्ड बना है, तो उससे राज्य सरकार का जो प्रतिनिधि के रूप में आयुक्त के बीच में ऐसी विवादास्पद स्थिति सामने आ सकती हैं, पहले भी कई बार आई। अगला है समितियां। समितियां नगर परिषद के आकार, नगर की जनसंख्या के हिसाब से बनाई जाती हैं और विस्तृत आकार के कारण परिषद अपनी गतिविधियों कार्यकलापों को प्रभावशाली तरीके से पूरा नहीं कर पाती, और परिषद की बैठकों में विभिन्न राजनीतिक दलों की उपस्थिति होने के कारण विचार विमर्श हेतु पक्ष और विपक्ष के स्वस्थ तर्कों की अपेक्षा राजनीति प्रभावी हो जाती है। परिषद की बैठकों का समाचार पत्र के माध्यम से प्रचार भी अधिक होता है। इन सब कारणों से प्रभावशाली विचार विमर्श परिषद बैठक में नहीं हो पाता। अतः किसी भी विषय पर अराजनीतिक दृष्टिकोण से पर्याप्त विचार विमर्श हेतु त्वरित निर्णय हेतु समितियों का गठन किया जाता है। स्थानीय स्तर पर समितियां आवश्यकताओं का ये दर्शन उन्हीं के कारण से प्रेरित है जिन कारणों से राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडल द्वारा से प्रेरित होता है। नगर निगम में प्राय दो प्रकार की समितियां होती हैं, सांविधिक समितियां और गैर सांविधिक समितियां। तात्पर्य यह है कि सांविधिक जो समितियां हैं वह उसका प्राय है ऐसी समिति जिसकी रचना उस संविधि के अंतर्गत की जाती है जिसके द्वारा नगर निगम का निर्माण होता है। प्राय सभी अधिनियमों में नगर निगम के कार्य संचालन के लिए कतिपय ऐसी समितियों का उल्लेख किया जाता है। समितियां चूंकि अधिनियम द्वारा सर्जित हैं, इसलिए गठन और शक्तियों और कार्यों का अधिकारों का विषय में अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है। कुछ सांविधिक समितियों का स्थान स्थायी समिति बनाई जाती हैं। अतः अधिनियम द्वारा सर्जित स्थायी समितियों के कार्य अधिकार और शक्तियों की दृष्टि से सांविधिक समितियों की तरह ही माना जाता है। कार्यपालक समिति, जिसमें विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक नगर निगम में कार्यपालक समिति होती है, जिसका गठन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। निगम का अध्यक्ष, उसका मेयर जो है अध्यक्ष होता है। निगम का उप महापौर होता है। परिषद का विपक्ष का नेता होता है। निगम की परिषद द्वारा निर्वाचित 7 सदस्यों में से 2 महिलाओं हों। मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीओ समिति का पदेन सचिव होता है। प्रत्येक निगम और बोर्ड में कार्यकारी समिति के अलावा निम्नलिखित समितियों का भी गठन, वित्त समिति जैसे स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, भवन निर्माण कार्य समिति, नियम उपविधि समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, अपराध और का शमन और समझौता पर समिति। इन समितियों की सदस्यों की संख्या परिषद द्वारा निश्चित की जाती है, किंतु यह संख्या 7 से अधिक नहीं हो सकती। ये समितियां हैं जो सांविधिक समितियां हैं। इन समितियों को प्रत्यायोजित कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। जो परिषद उन्हें प्रत्यायोजित शक्ति देती है वह कार्य की जाती है। परिषद द्वारा आवश्यकता पर अन्य समितियां भी गठन किया जा सकता है, जैसा कि जयपुर नगर निगम में 18 समितियां कार्यशील हैं, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम 1959 के तहत नगर निगम बनी है, न कि किसी अधिनियम के द्वारा, जिसमें है पहला सफाई और सार्वजनिक प्रकाश, दूसरा पशु नियंत्रण, तीसरा जलमल निकास, चौथा विशिष्ट योजना, पांचवा सामाजिक सहायता रोजगार, अतिक्रमण निरोधक, सतर्कता, सांस्कृतिक, वित्त, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भवन निर्माण आयोजना, नियम उपनियम, लोक वाहन, लाइसेंस, गृह कर, कच्ची बस्ती, फायर तथा उद्यम और पर्यावरण। ये 18 समितियां सांविधिक समितियों की श्रेणी में आती हैं। समिति मार्गदर्शन समिति के रूप में कार्य करती है। अनेक कार्यकारी और पर्यवेक्षीय वित्तीय कार्मिक शक्तियों का उपयोग करता है। स्थायी समिति अपने में से अध्यक्ष चुन सकती है। स्थायी समिति का अध्यक्ष का पद राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि निगम में राजनीतिक दृष्टि से
उसका स्थान मेयर के बाद माना जाता है। स्थायी समिति नगर आयुक्त के कार्यों में सहायता करती है, तो सामान्यतः नगर आयुक्त बजट और अनेक वित्तीय मामलों की स्थायी समिति को स्वीकृति आवश्यक रूप से लेता है। स्थायी समिति और आयुक्त के बीच एक कड़ी के रूप में कड़ी मानी जाती है। स्थायी जो समिति है वो परिषद और आयुक्त के बीच में एक कड़ी के रूप में मानी जाती है और व्यवहार में दोनों के बीच संबंधों को नियंत्रित और प्रभावित करती है। स्थायी समिति को यह अधिकार है कि परिषद की बैठकों के अंतराल की अवधि में वह प्रशासनिक कामकाज पर नियमित ध्यान रखे, आवश्यकता होने पर उसे नियंत्रित भी करती है। स्थायी समिति और नगर आयुक्त के परस्पर संबंधों के विषय में कहा जाता है कि नगर आयुक्त स्थायी समितियों के सदस्यों के हाथ की कुटपुतली बन जाता है। नगर आयुक्त की शक्तियों के समव्यवहार और मर्यादा आरोपित की गई हैं कि वह अपने कार्यों की स्थायी समिति स्वीकृति प्राप्त करेगा। इस कारण से अनेक बार नगर आयुक्त अपनी स्वतंत्र सत्ता खो बैठता है और स्थायी समिति के हाथ का खिलौना बन जाता है, किंतु ऐसा नहीं होता। कभी कभी अवसर आते हैं कि स्थायी समिति सदस्य उचित अनुचित कार्य नगर आयुक्त से कराने लगते हैं कि उसके बदले नगर आयुक्त को यह आश्वस्त करते हैं कि उसके प्रस्तावों की स्थायी समिति अवश्य समर्थन करेगी। इस तरह से परस्पर समझौतावादी प्रवृत्ति से अनेक बार नगर निगम कुशलता पर आघात लगा है, किंतु ऐसा जब एक दल का सरकार हो तभी हो सकता है। जब विपरीत दल की है तब तो आपस में आनुपातिक दृष्टि से या कह सकते हैं कि सरकार के विवाद हो सकते हैं। दूसरा है गैर संवैधानिक समितियां। गैर सांविधिक समितियां ऐसी समितियां हैं जिनकी रचना नगर निगम के परिषद की अपने प्रस्ताव के द्वारा की जाए। इन समितियों का अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं है। परिषद अपने उत्तरदायित्वों और कार्यों की सफलता निष्पादित करने के लिए कोई भी समिति बनाने का निर्णय ले सकती है। प्राय सभी नगर निगमों में ऐसी गैर सांविधिक समितियों की रचना की जाती है। किसी राज्य की जनसंख्या, संगठन और कार्यों के अंतर पाया जाता है। परिषद द्वारा किसी भी कार्य की महत्ता को देखते हुए उसके अंतर्निहित महत्वपूर्ण बिंदु पर गंभीर विचार विमर्श करते हुए निर्णय लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए ऐसी समितियां बनाई जाती हैं। इस प्रकार बनाई गई समितियां कार्यकाल की दृष्टि से अस्थायी होती है और अपने निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के पश्चात वह प्राय समाप्त कर दी जाती है। उदाहरणार्थ दिल्ली में एशियाड खेलों के आयोजन 1982 में किया था, तो अनेक समितियां नगर निगम के पर्यवेक्षण में बनी और दायित्व निष्पादन के बाद में समाप्त कर दी। ऐसा बड़ा आयोजन जयपुर जैसे कोई बड़ा आयोजन होता है तो उसके लिए जैसे IPL का है तो उसमें राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन काम करती है, किंतु उनकी सुविधा की दृष्टि से समिति बनाकर नगर निगम भी उसका कार्य में हाथ बटाती है। या बड़ा कोई आयोजन हो तो नगर निगम उस कार्य में हाथ बटाती है, एक समिति बनाती है, जैसे गैर संवैधानिक समिति बनाती है और उनका कार्यकाल तब समाप्त हो जाता है जब उसका कार्य पूर्ण हो जाता है। वार्ड समितियों का गठन 74वें संविधान संशोधन की अपेक्षा के अनुरूप 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में वार्ड समितियों का गठन का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम ये प्रावधान राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में किया गया है। राजस्थान में कार्यरत सभी नगर निगम चूंकि पूर्व शर्त को पूरा करते हुए सभी निम्नलिखित प्रकार से वार्ड समितियों का गठन किया गया है। ऐसी प्रत्येक वार्ड समिति में वार्ड समिति के क्षेत्र में भीतर वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्य, वार्ड समिति के क्षेत्र में के भीतर वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड के सदस्य, बोर्ड द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले अधिकतम 5 सदस्य जिनकी आयु 25 वर्ष से कम न हो, जो नगरीय प्रशासन है को विशेष जानकारी अनुभव रखते हैं। इस कोटि के सदस्यों को समिति की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसी समिति अपनी प्रथम बैठक में अपने में से एक को समिति का अध्यक्ष निर्वाचित करेगी। वार्ड समिति की कालावधि निगम की परिषद की कालावधि के समान 5 वर्ष रहेगी। ऐसी समितियों के कृत्य और कर्तव्य परिषद द्वारा निश्चित किए जाएंगे। महानगरीय आयोजना के लिए समिति 74वें संविधान संशोधनों की अपेक्षाओं के अनुरूप राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 में महानगरीय क्षेत्रों में आयोजना के लिए आयोजना और विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए महानगर आयोजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। समिति के सदस्यों की संख्या और नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा राजपत्र
में अधिसूचना द्वारा की जा सकेगी। यह समिति अपने अध्यक्ष के माध्यम से क्षेत्र के विकास योजना बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। और राजस्थान के किसी भी नगर निगम क्षेत्र में अभी तक ऐसी समिति का गठन नहीं किया गया। नगर निगम के कार्य। नगर निगम अपने क्षेत्र में रहने वाले निवासियों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन समस्याओं को दूर करने अनेक कार्य संपन्न करती है। कोलकाता चेन्नई नगर निगम का सृजन अपने अधिनियम के निगम के कार्यों के सामान्य उल्लेख किया गया है। इसके विपरीत मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश नगर निगमों का निर्माण अधिनियमों में उनके कार्यों का विस्तार से विवरण दिया गया है। सभी राज्यों में यह आम प्रवृत्ति पाई गई कि नगर निगमों को व्यापक कार्य सौंपे जाते हैं। इस कारण अनेक उनके कार्यों की सूची विस्तृत हो जाती है। इसी कड़ी में जो सभी राज्यों के नगरीय निकायों संबंधी अधिनियमों को विनिर्दिष्ट अनिवार्य और ऐच्छिक विशेष कार्यों के समेकित रूप से सूची व्यक्त की है। जैसे अनिवार्य कार्य हैं, ऐच्छिक कार्य और विशेष कार्य। 12वीं अनुसूची के विषय के जो कार्य हैं, जैसा कि पीने का शुद्ध जल प्रबंध, जल स्रोतों का निर्माण, उनका अनुरक्षण, अनिवार्य कार्यों, विद्युत प्रबंधन, नाली और जन सुविधाएं, शौचालयों का निर्माण रखरखाव, सड़क परिवहन व्यवस्थाएं, सार्वजनिक मार्गों निर्माण रखरखाव नामकरण आवश्यकता, सार्वजनिक मार्गों नालियों की गंदे कूड़े करकट सफाई, गंदी बस्तियों की सफाई, सार्वजनिक मार्गों अन्य स्थानों प्रकाश पानी छिड़काव, जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना, मृतक क्रियाओं के स्थान पर प्रबंध और नियमन, बीमारियों की रोकथाम के लिए टीके लगाने की व्यवस्था, चिकित्सालयों प्रसूति बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना रखरखाव, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, खतरनाक भवनों का निरापाद करना उन्हें हटाना, सार्वजनिक मार्गों में अवरोध को हटाना, अग्निशमन सेवाओं की व्यवस्था करना, खतरनाक घातक बीमारियों पर नियंत्रण करना, जैसे कोविड-19 है उस जैसे पर भी नगर निगम की महत्वपूर्ण भूमिका। जल वितरण, सड़क परिवहन वितरण सेवाओं के उद्यमों की रचना करना, स्थापना और उनको प्रबंध करना, नगर निगम की संपत्ति का रखरखाव, खाद्य पदार्थों और भोजन का नियमन नियंत्रण, निगम के प्रशासन वार्षिक प्रतिवेदनों को नक्शों का प्रकाशन। ऐच्छिक कार्यों में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय के लिए योजना बनाना, सार्वजनिक पार्कों, उद्यानों, पुस्तकालयों, संग्रह, नाट्यशालाओं, अखाड़ों, क्रीड़ा स्थलों का निर्माण और उनका अनुरक्षण करना, सार्वजनिक उपयोग के लिए भवनों का निर्माण, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, मेले प्रदर्शनी आयोजन, आवारा पशुओं, सड़क किनारे छायादार वृक्षों की देखभाल करना, गरीबों और अपाहिजों की सहायता, सार्वजनिक स्थानों पर संगीत का प्रबंधन, विवाहों का पंजीकरण तथा भवनों और भूमि का संरक्षण। विशेष कार्य वे हैं जो आपात स्थिति से उत्पन्न होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नगर निकायों को दायित्व दिया जाता है। खतरनाक बीमारी, जैसे अभी कोविड-19 का संक्रमित बीमारी का, वैश्विक बीमारी का चल रहा है, तो खतरनाक बीमारी के समय चिकित्सा सहायता सुविधाएं प्रदान करना, बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय करना, अकाल और अभाव में निराश्रित लोगों की सहायता करना, अकाल राहत कार्य चलाना, उनका रखरखाव। इस तरह से प्राकृतिक आपदा जब भी आती तो उन नगर निगमों को एक विशेष कार्य के रूप में भी कार्य करना पड़ता है। अगला है निगम की वित्तीय व्यवस्था। किसी भी नगर निगम अपने कार्य की कुशलता निर्वाह के लिए वित्त की आवश्यकता होता है। नगर निगमों की आय मुख्यतः उन करों से होती है जो उसके द्वारा अपने क्षेत्र में लगाए जाते हैं। नगर निगमों की प्राय संपत्ति कर, वाहन कर, पशु कर, नाट्यशालाओं पर कर, विज्ञापनों समाचार पत्रों को छोड़कर पर कर, व्यवसायिक कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, बिजली की खपत और बिक्री कर, नगरीय भूमि के बढ़ते हुए मूल्य इत्यादि पर कर, ये सभी नगर निगमों द्वारा अधिनियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया से लगाए जाते हैं। करों के अलावा निगमों में अनेक प्रकार की फीस, अतिरिक्त फीस आदि से आय होती है। नगर की सीमा में लगने वाली प्रदर्शनियाँ, सर्कस आदि नगर निगम शुल्क वसूल करता है। आवारा बेकार पशुओं पर मौलिक शुल्क वसूल किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण आदि भी फीस ली जाती है। नगर निगम को इन स्रोतों से आय के अलावा राज्य सरकार द्वारा निश्चित अनुदान भी दिया जाता है और ये अनुदान राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर होता है।
नगर निगम पर नियंत्रण। नगर निगम पर आयुक्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। नगर निगम के आयुक्त को किसी भी समय योजना, तथ्य, सूचना या रिकॉर्ड मंगवाने के लिए राज्य सरकार निर्देश कर सकती है। निगम द्वारा निष्पादित किसी भी कार्य और किसी संपत्ति का निरीक्षण, देखरेख और राज्य सरकार द्वारा कोई पर्यवेक्षक नियुक्त करने की प्रतिवेदन मांगवा सकती है। राज्य सरकार ये अनुभव करे कि निगम अपने परिषद के कार्यों और निष्पादन नहीं कर रहा है, तो राज्य सरकार नगर निगम के उस कार्य को करने के निर्देश दे सकती है। ऐसे किसी निगम द्वारा राज्य सरकार के इस निर्देश की अवहेलना की जाए तो राज्य सरकार अपने स्तर पर उस कार्य करने की कार्रवाई की पहल कर सकती है। इस प्रक्रिया में हुए व्यय को अनुदान से काट सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक नगर निगम को अनुदान देती है। अनुदान देते समय अनेक शर्तें निर्धारित की हैं। राज्य सरकार द्वारा अनुदान की प्रक्रिया को नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम है जो शर्तें निर्धारित की। यदि राज्य सरकार अनुभव करे कि नगर निगम अपने दायित्वों को कुशलता, मितव्यता और निष्ठा से निष्पादन करने में असफल रहा है, तो प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है या दायित्वों के निष्पादन में असकुशलता, भ्रष्टाचार गंभीर सीमा तक फैल गया है, तो निर्वाचित नगर निगम को भंग भी किया जा सकता है। इन कारणों से राजस्थान सरकार में नगरीय निकायों पर नियंत्रण के लिए अधिनियम के जो प्रावधान के अनुसार निदेशक स्थानीय निकाय को प्राधिकृत किया। निदेशालय में निदेशक सहित राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी राज्य में कार्यरत नगरीय निकायों पर नियंत्रण के लिए प्राधिकृत है। नगर निगमों में निदेशालय द्वारा नियंत्रण किए जाने का प्रावधान राजस्थान में प्रभावी नहीं हो पाया है। इस स्थिति में एक विशेष कारण है कि राज्य सरकार के सभी नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुक्त के रूप में सचिव स्तर पर वरिष्ठ IAS अधिकारियों को पदस्थापित किया जाता है, जबकि निर्देशालय के शीर्ष पर राज्य सेवा के अधिकारी नियुक्त होते हैं। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत उन पर ठीक से नियंत्रण स्थापित नहीं हो सकता। नगर निगमों में भारतीय प्रशासनिक अधिकारी नियुक्ति होने से विसंगति का परिणाम यह होता है कि निदेशालय का निदेशक व्यवहारतः नगर निगमों पर प्रभावी नियंत्रण करने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए नगर निगमों पर नियंत्रण की दृष्टि से विरोधाभासी स्थिति का निराकरण किया जाना अपेक्षित है, क्योंकि कम कैडर का अधिकारी जब उन पर नियंत्रण करता तो संभव नहीं है। स्वायत्तता। नगर निगम में स्वायत्तता उत्तरदायित्व। स्वायत्तता का अर्थ। स्वायत्तता का तात्पर्य है कि किसी विभाग या इकाई के अपने सांविधिक परिधि के स्वयं के प्रशासन, प्रबंध या नियम निर्माण के अधिकार से है, यानी खुद के नियम से वो स्वायत्त है, स्वयं के प्रशासन, प्रबंध और नियम निर्माण से। दूसरे शब्दों में स्वायत्तता सरकार के विभिन्न स्तरों पर राज्य सत्ता को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र उपयोग है, जिसका निर्धारण उच्च सत्ता द्वारा किया जाता है। सोवियत रूस के एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार स्वायत्तता विकेंद्रीकरण की प्रतीक है, किंतु विकेंद्रीकरण किसी संघीय इकाई की विकेंद्रीकरण की मात्रा से कम है। किसी भी स्वायत्त संस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण उसमें निहित लोचशीलता है। इस प्रकार से स्वायत्तता के बारे में जो विभिन्न पक्ष हैं, वैधानिक, प्रशासकीय, न्यायिक और वित्तीय जो पक्ष हैं, किसी भी संस्था या स्थानीय इकाई का नगर निगम संबद्ध अधिनियम के अंतर्गत कार्य संचालन हेतु नियम उपनियमों का निर्माण करता प्राधिकृत के लिए अधिकृत है। इसके लिए वैधानिक स्वायत्तता मानी जाती है। इसी तरह दैनिक प्रशासनिक कामकाज संचालन हेतु नगर निगम विशिष्ट प्रशासनिक निर्णय, प्रशासकीय प्रक्रियाओं, कर्मचारियों की भर्ती, उनके कामकाज, अनेक प्रशासनिक गतिविधियों संबंधी निर्देश दिया जाता है, उन्हें प्रशासकीय स्वायत्तता माना जाता है। इस तरह नगर निगम अपने क्षेत्र में अवैधानिक निर्माण, अतिक्रमण, गैरकानूनी कार्यों को हटाने का निर्णय देकर स्वायत्तता का उपयोग करता है। यद्यपि इन संस्थाओं के निर्णयों की उच्च स्तर पर अपील होती है। नगर निगम की स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आर्थिक स्वायत्तता, जिसके अंतर्गत नगर निगम अपने बजट के विभिन्न मदों के लिए सुविधा अनुसार धन आवंटित करने के लिए स्वतंत्र है। स्वायत्तता की ये संस्थाएं अपने लेखा रखने और लेखा परीक्षण से संबंधित कार्य क्षेत्र में उसकी प्रक्रिया से मुक्त हैं, जो सरकारी विभागों द्वारा अपनाई जाती है। अधिनियम में निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत ये संस्थाएं खुले बाजार से ऋण लेकर उसका उपयोग कर सकती हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये अपनी वस्तुतः क्रय विक्रय भी कर सकती हैं। स्वायत्तता का ये विवेचन सैद्धांतिक है। वस्तुतः व्यवहार में स्वायत्तता की मात्रा प्रत्येक राज्य में कार्यरत नगर निगमों के अंतर पाया जाता है।
स्वायत्तता की आवश्यकता और उपयोगिता। जनतंत्र में आदमी तक पहुंचाने के जनतंत्र को आम आदमी तक पहुंचाने का उद्देश्य प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का निर्माण किया। संभवतः इन संस्थाओं को अपने क्षेत्र में व्यवस्था करने के लिए शक्तियां और दायित्व दिए गए। इन दायित्वों के कुशल निष्पादन के लिए तभी संभव है जब पग पग पर नियंत्रण की अपेक्षा कुछ निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता दी जाती है। इसी आवश्यकता ध्यान में रखते स्थानीय संस्थाओं को अपने अपने क्षेत्र में स्वायत्तता प्रदान की गई है। चूंकि निगम में ऐसी सेवाओं का निष्पादन करता है जिनका जनजीवन व्यापक और प्रत्यक्ष असर पड़ता है, अतः इन सेवाओं की दक्षता कुशलता का संचालन के लिए निगम को व्यापक स्वायत्तता दी जानी नितांत आवश्यक है। यदि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की समस्या समाधान की स्वायत्तता नहीं दी जाएगी तो उनकी प्रतिनिधियों पर जनता का विश्वास उठ जाएगा, अतः यह स्थिति जनतंत्र के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। स्वायत्तता पर उत्तरदायित्व की मर्यादा। निगम की स्थानीय संस्थाओं का कोई संस्था यदि विद्यमान विधान के अंतर्गत स्वायत्तता का उपयोग करती है किंतु विधान उन्हें राज्य के प्रति उत्तरदायी भी बनाता है। यदि अधिनियम नगर निगम पर राज्य सरकार के नियंत्रण की विधियां और सीमाएं प्रस्तावित करता है तो उसका अभिप्राय यह है कि नगर निगम अपने कार्य के राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी भी है। वैसे भी राज्य सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को उच्च निकाय है। जिस संस्था की सर्जना उसके अधिनियमों द्वारा हो रही है उसके कार्यकलापों और पर्यवेक्षण नियंत्रण रखने के लिए उसे सर्वथा अधिकार है। अतः राज्य सरकार अनुभव और साधनों की दृष्टि से नगर निगम की तुलना में अधिक संपन्न होती है। अतः उचित नियंत्रण और राज्य सरकार का नगर निगमों पर होना चाहिए। नगर निगमों की वित्तीय शक्तियाँ सीमित हैं, उसे राज्य सरकार की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से वित्तीय सहायता देने वाली सत्ता को नियंत्रण रखना चाहिए, उसके द्वारा की जा रही वित्तीय सहायता का कैसा उपयोग हो रहा है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नगर निगम पर किसी प्रकार का नियंत्रण क्यों नहीं करना चाहती, इसके उत्तर में ये स्पष्ट है कि राज्य सरकार अपने नियंत्रण के माध्यम से यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नगर निगम अपने दायित्वों को भली भांति निर्वाह कर रहा है या नहीं और उसे प्राप्त शक्तियों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार नगर निगम को उत्तरदायी बनाए रखना चाहती है। यहाँ तक कि मत व्यक्त किया जा सकता है कि नगर निगम स्वयं ऐसा अनुशासन रखे जिससे नगरीय नागरिकों के स्थानीय कष्टों का त्वरित समाधान हो जाता है और उसके आचरण से ऐसा प्रतीत हो कि वह अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के प्रति उत्तरदायी है और उन दायित्वों के निर्वाह में तनिक भी शिथिलता नहीं बढ़ती है। और यदि नगर निगम इस प्रकार के दायित्व का अनुभव करे तो राज्य सरकार को अधिक हस्तक्षेप का अवसर नहीं मिलेगा। अतः इन नगर निगमों की स्वायत्तता में कोई व्यवधान की उपस्थिति नहीं है। निष्कर्ष के तौर पर समीक्षा में हम कह सकते हैं कि स्वायत्तता की वास्तविक और आदर्श स्थिति या स्वायत्तता और उत्तरदायित्व का संतुलन कैसा होना चाहिए या कैसा स्थापित किया जा सकता है। नगर निगम को चाहिए कि अपनी स्वायत्तता का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र के बहुआयामी विकास को गति प्रदान करें। इसी कारण नियंत्रणकारी सत्ता या राज्य सरकार को चाहिए कि नियंत्रण की दिशा सार्थक, सौहार्दपूर्ण, रचनात्मक और सहभागिता के रूप में विकसित करने की विपरीत दल की सरकार या बोर्ड होने पर दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कार्य करना चाहिए। जबकि राज्य सरकार और बोर्ड में विवाद तभी होता है जब दलगत दूसरे दल की बोर्ड है, जैसा कि ग्रेटर जयपुर में भाजपा का बोर्ड बना है, तो हो सकता है हेरिटेज की बजाय वहाँ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार से राज्य सरकार को नगर निगम का पुलिस सार्जेंट की तरह नहीं अपितु शिक्षक की तरह दोष निवारक दृष्टि रखते हुए पर्यवेक्षक की भूमिका में कार्य करना चाहिए। निगम की स्वायत्तता का अर्थ स्वतंत्रता न समझते हुए उत्तरदायित्व से प्रशासनिक आचरण करना चाहिए। नगर निगम का भी दायित्व है कि वह स्वायत्तता को स्वतंत्रता न मानकर उत्तरदायित्व से प्रशासनिक आचरण से जिससे समस्याओं का त्वरित और संतोषजनक समाधान निकाला जा सके। और राज्य सरकार का भी ये दायित्व है, उत्तरदायित्व है कि इन संस्थाओं की स्वायत्तता को सही अर्थ से अवगत कराते हुए उन्हें समय समय पर उचित मार्गदर्शन करें। जैसे कि स्वाभाविक दुष्परिणाम स्वायत्तता का हनन के रूप में सामने आता है कि निगम की अकुशल कारण या परिपक्व आचरण के कारण कभी कभी राजनीतिक हस्तक्षेप को आमंत्रित करता है। अतः नगर निगम अपने दायित्व के प्रति सचेत और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए, जिससे अक्षमता के कारण किसी प्रकार का अनायास हस्तक्षेप उनके कामकाज में न हो सके।
अनेक बार आरोप लगता है कि नगर निगम समय पर बजट तैयार करने, सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन करने में आलस्य का भाव से परिचय देता है। तो ऐसा जो किसी भी रूप में स्वायत्ता के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अतः नगर निगमों में सदैव इस तथ्य को हृदयंगम या अंगीकार करना होगा कि उत्तरदायित्व के अभाव में स्वायत्ता की मांग करना सर्वथा निरर्थक है। अतः नगर निगम, परंतु ये स्थिति जब भी होती है जब बोर्ड विपरीत स्थिति में हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।